हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आज अपनी जो टेस्ट सीरीज़ है वो थर्ड टेस्ट सीरीज़ है और इससे पहले अपनी जो दोनों टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो दोनों टेस्ट सीरीज़ है वो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज अपनी जो थर्ड टेस्ट सीरीज़ है उसमें अपना टॉपिक वही रहेगा, अधिगम का। एक बार अपन अधिगम से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो जो भी बात करते हैं अपन उससे संबंधित जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का अंतरण उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो कहलाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान एवं कौशल का अंतरण उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है तो यह कहलाता है ए द्विपार्श्विक अंतरण, ब क्षैतिज अंतरण, स नकारात्मक अंतरण और द अनुक्रमिक अंतरण। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो द्विपार्श्विक अंतरण है उसमें क्या होता है, एक पक्ष से सीखा हुआ जो ज्ञान है, कौशल है, वो दूसरे पक्ष की ओर स्थानांतरित हो जाता है स्वतः। तो वह अंतरण कौन सा होता है? द्विपार्श्विक अंतरण। क्षैतिज अंतरण जो है वह अंतरण है जिसमें एक परिस्थिति में सीखा हुआ जो ज्ञान है वो लगभग उसी प्रकार की जो समान परिस्थिति वहाँ पे काम में लिया जाता है। सह नकारात्मक अंतरण, जिसमें एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में हमारे लिए वो बाधक होता है, वह नकारात्मक अंतरण है। और अनुक्रमिक अंतरण वह है जिसमें अगले स्तर को सीखने के लिए उससे पहले का जो स्तर है वो अनिवार्य है। जैसे अपन कह सकते हैं, अगर कोई भाग सीखना चाहता है, जोड़ बाकी गुणा भाग है, अपन कह सकते हैं कोई डिवाइडेशन सीखना चाहता है तो उससे पहले उसको जोड़ बाकी गुणा है ये उसको आना जरूरी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के आधार पे सभी की जो व्याख्या मैंने कर दी है तो इसके हिसाब से इसका सही होगा क्षैतिज अंतरण। तो क्षैतिज अंतरण है। क्षैतिज अंतरण में अपन उदाहरण की बात करें तो जैसे गणित जो विषय है इसका ज्ञान फिजिक्स में, मैथ्स का ज्ञान फिजिक्स में, या इनका ज्ञान है जो केमिस्ट्री है, अगर इनमें सहायक हो रहा है तो वहाँ पे अंतरण कौन सा हो रहा है? क्षैतिज अंतरण। क्योंकि अपन को पता है कि ये जो विषय एक दूसरे से, तीनों जो विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सह संबंधित है। ठीक ऐसे ही अपन देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी है, तो इन जो ये विषय है इनमें भी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए कुछ सह संबंधित है। इसके कारण अपन कह सकते हैं एक विषय का ज्ञान दूसरी जगह वहाँ पे क्या है, सहायक होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अधिगम अंतरण से संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा अपने चैनल पर, आपको आप अच्छे से उनको सभी जो भी है अनुक्रमिक का ऊर्ध्व अंतरण है वो सभी आप क्लियर कर ले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में स्मृति को कार्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। प्रश्न को ध्यान से समझना है। क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत में स्मृति को कार्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। आपने सबसे पहले सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है अल्बर्ट बांडुरा का, वो आपने पढ़ा होगा, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत भी अपन कह सकते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को क्या कह सकते हैं? प्रेक्षणात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन थ्योरी भी अपन इसको कहते हैं, और इसको अपन अनुकरण सिद्धांत भी कहते हैं। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो अल्बर्ट बांडुरा है, इन्होंने कहा था कि जो स्मृति है उसको कार्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण, स्मृति को कार्य में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है? ए है यहाँ पे धारण, ब पुनः प्रस्तुतिकरण, स अवधान, द अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर होगा पुनः प्रस्तुतिकरण। मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि अल्बर्ट जो बांडुरा है उन्होंने जो सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में बताई थी। ठीक है, उसकी 4 प्रक्रिया बताई थी। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो अवधान, उसको क्रम से अपन देखते हैं, अवधान, उसके बाद में धारण, उसके बाद में पुनः प्रस्तुतिकरण, या अपन कह सकते हैं उत्पादन भी कह सकते हैं, और अंतिम है प्रेरणा, या कई जगह आपको पुनर्मिलन भी यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि स्मृति को, जो यहाँ पे जो क्या है, स्मृति क्या है यहाँ पे? धारण। स्मृति को कार्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनः प्रस्तुतिकरण कहलाती है। पुनः प्रस्तुतिकरण, जिसको मैंने कहा कि यहाँ पे आपको उत्पादन के रूप में भी मिल सकता है। तो ये तो क्या, अटेंशन, ये हो गया रिटेंशन,
रिप्रोडक्शन और ये हो गया मोटिवेशन, या कई जगह यहाँ को आपको रीइंफोर्समेंट भी मिल सकता है, पुनर्बलन भी। तो ये अपना क्वेश्चन था सामाजिक अधिगम सिद्धांत का। स्मृति को कार्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनः प्रस्तुतिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तत्परता का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तत्परता का नियम संबंधित है। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन आपके सामने, अधिगम को सरल बनाने से, ब है अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने से, स है गृह कार्य को सरल बनाने से, और द उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अधिगम को सरल बनाने से। इसका सही आंसर क्या होगा? अधिगम को सरल बनाने से। कल मैंने जो सेकंड जो टेस्ट सीरीज है उसमें इससे संबंधित मैंने कल आपको क्वेश्चन भी करवाया था और थोड़ा सा चेंज कर दिया आज को क्वेश्चन को। वहाँ पे कल मैंने अभ्यास से संबंधित पूछा था, आज तत्परता से संबंधित पूछा है। तो देखिए, किसी भी कार्य को, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है समझने की, किसी भी कार्य को हम करते हैं तो उससे पहले की प्रक्रिया होती है तत्परता, और किसी भी कार्य को करने के बाद में, सीखने के बाद में जो प्रक्रिया होती है वो तत्परता की नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखिए, वो होती है अभ्यास की। तो कार्य को सीखने के बाद में हम अभ्यास इसलिए करते हैं ताकि अर्जित ज्ञान क्या हो जाए? स्थायी हो जाए। लेकिन यहाँ पे बात किसकी की गई है? तत्परता की गई है। तत्परता है किसके लिए होता है? तत्परता है अधिगम को सरल बनाने के लिए। जब हम किसी कार्य को, भाटिया ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी, भाटिया ने क्या, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, तैयार हो जाना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना। ये एक महत्वपूर्ण परिभाषा है। किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना या तत्पर हो जाना ही वो क्या है? युद्ध को आधा विजय कर लेना है। अगर हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वो अधिगम हमारे लिए क्या हो जाता है? सरल हो जाता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि देखिए जो बात करते हैं अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, किसी अनुक्रिया के पश्चात ऋणात्मक वस्तु का परिस्थिति से हट जाना किसका उदाहरण है? प्रश्न को ध्यान से समझना। ये जो पुनर्बलन और दंड से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं उसमें स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। तो ये चीज़ आप, सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से समझे। अगर प्रश्न को ध्यान से नहीं समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या है? अनुक्रिया के पश्चात, देखिए पुनर्बलन हो या दंड, ठीक है, हमेशा वो अनुक्रिया के पश्चात ही दिए जाते हैं। पुनर्बलन हो या दंड क्यों दिए जाते हैं? हमारे कार्य में सुधार करने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ है। और पुनर्बलन से भी हमारे कार्य में सुधार होता है और दंड से भी हमारे कार्य में सुधार होता है। तो यहाँ पे बात है कि अनुक्रिया के पश्चात ऋणात्मक वस्तु का परिस्थिति से हट जाना किसका उदाहरण है? यानी हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण समझना, हम प्रश्न को किस तरीके से समझिए। देखिए मैं बता रहा हूँ इसे, कि हमारी अनुक्रिया करने के पश्चात जो आपके सामने ऋणात्मक वस्तु थी या ऋणात्मक परिस्थिति थी वो हट जाती है। आपके सामने ऋणात्मक जो परिस्थिति वो पहले से विद्यमान है, जैसे अपन कह सकते हैं गर्म तापमान है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, वो आपके लिए क्या है? सर्दियों के दिनों में क्या है? वो ऋणात्मक परिस्थिति है। अब आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिससे सर्दी कम हो जाती है, तो वैसी स्थिति में आपकी अनुक्रिया होने की जो संभावना है वो बढ़ेगी कि घटेगी? सबसे पहले आपको ये क्लियर करना होगा कि आपके कोई भी कार्य करने से ऋणात्मक जो परिस्थिति वो कम होती है। जैसे आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं, जैसे आग जलाते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में जो ऋणात्मक परिस्थिति है सर्दी वो कम हो जाती है। तो वैसी स्थिति में अपन क्या है? आग में जैसे मान ले कोई भी ईंधन है वो ज़्यादा डालने की कोशिश करें, या हमारी जो अनुक्रिया होने की जो संभावना वो ज़्यादा होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप स्किनर ने अब इस पर एक प्रयोग भी किया था कि चूहा है, ठीक है, उसको स्किनर बॉक्स में क्या है? विद्युत का आघात दिया जाता है, तो वह उस आघात से बचने के लिए, क्या करता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे
बचने का सिस्टम है और वहाँ पे अपन कह सकते हैं अगर उसको विद्युत का आघात दिया जाता है तो यहाँ पर उसकी जो अनुक्रिया अगर वो यहाँ पे करता है तो वैसी स्थिति में वो जो आघात है वो रुक जाता है, बिजली का आघात। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे उसके जो बार बार अनुक्रिया होने की जो संभावना वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बात आपको समझनी है। तो यहाँ पे अनुक्रिया बढ़ती है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पुनर्बलन और दंड के बीच का जो सबसे बड़ा डिफरेंस, आप ये ध्यान रखें, हमेशा आपका 1 नंबर पक्का है। पुनर्बलन में हमेशा अनुक्रिया बढ़ती है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। हो सकता है कईयों ने गलत पढ़ा हो, लेकिन मैं आपको ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ कि पुनर्बलन में हमेशा अनुक्रिया बढ़ती है और दंड में हमेशा अनुक्रिया घटती है। दंड में हमेशा अनुक्रिया घटती है। तो यहाँ पे बात यह है कि अनुक्रिया बढ़ रही है तो आपको ये तो बताइए इन दोनों में से होगा, या तो धनात्मक पुनर्बलन में से होगा या ऋणात्मक पुनर्बलन से। लेकिन बात यह है कि हम किसी परिस्थिति में बचने के लिए हमारी अनुक्रिया बढ़ती है तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक पुनर्बलन। वहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक पुनर्बलन। उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कॉन्सेप्ट को समझ में अगर आप समझ नहीं पाए तो पुनर्बलन एवं दंड से संबंधित इससे अंतर क्या क्या है, चारों जो प्रकार है उनको अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आप चैनल पर है, ज़रूर इस वीडियो को देखें। तो चलिए आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अनुबंधित उद्दीपक के पश्चात अनानुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाए तो अनुबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अनुबंधित उद्दीपक के पश्चात अनानुबंधित उद्दीपक प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाए तो अनुबंधन पर क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना होगा कि अनुबंधित उद्दीपक कौन सा है और अनानुबंधित उद्दीपक कौन सा है। तो यहाँ पे अपन बात करें सीधे पावलोव की थ्योरी जो है, यहाँ पे अनानुबंधित जो उद्दीपक है, यहाँ पे अनानुबंधित उद्दीपक वो क्या है, घंटी है, ठीक है। और अनानुबंधित उद्दीपक क्या है, भोजन है। प्रश्न बिल्कुल सरल है। तो यहाँ पे देखिए कि जब घंटी के बाद में, जैसे अपन कह सकते हैं अनुबंधन हो गया है, अनुबंधन होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ घंटी प्रस्तुत की जाती है और घंटी प्रस्तुत करने से क्या है, लार आने की अनुक्रिया होती है, अनुबंधित अनुक्रिया। लेकिन केवल मात्र घंटी ही बजाई जाती है और उसके बाद में जो अनानुबंधित उद्दीपक का भोजन प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाता है तो वैसी स्थिति में जो प्रयोज्य है, ठीक है, यहाँ पे कौन है प्रयोज्य, जिस पर प्रयोग किया जाता है यानी कुत्ता, तो उसकी अनुक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अ है यहाँ पे, अनुबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ब है यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा। सह कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, या अपन कह सकते कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। और द धीरे धीरे घटेगा। तो देखिए इसका सही आंसर होगा धीरे धीरे घटेगा, द। यहाँ पे ध्यान रखिए, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा ऐसा नहीं होता है कभी भी। यहाँ पे एक ही चीज़ है कि अनुबंधन के बाद में सिर्फ और सिर्फ घंटी ही बजाई जाती है तो प्रारंभ में तो उसकी अनुक्रिया होती है, ठीक है, लेकिन बाद में क्या है, धीरे धीरे क्या है, घटती ही जाती है। ऐसा कभी नहीं है कि कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, धीरे धीरे घटेगी। और ये धीरे धीरे घटने की बाद में एक स्थिति ऐसी आएगी, वो किसका रूप ले लेगी, वो रूप होगा विलोपन, एक्सटिंक्शन अपन कह सकते हैं, विलोपन, या अपन इसको विलीनीकरण भी कह सकते हैं। ध्यान रखिए, केवल विलोपन ही नहीं, अपन इसको विलीनीकरण भी कह सकते हैं। तो घंटी के बाद में जब भोजन प्रस्तुत नहीं किया जाए तो एक स्थिति जहाँ पर अनुक्रिया होना बिल्कुल कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अपन आपने पढ़ा भी होगा, ये चीज़ क्या कहलाती है, विलोपन या विलीनीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 है, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, ए वुडवर्थ, ब थॉर्नडाइक, स स्किनर और द है गुथरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वुडवर्थ। इसका सही आंसर क्या है, वुडवर्थ। देखिए, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया, कल मैंने बात की थी सेकंड टेस्ट सीरीज में SOR थ्योरी। SOR थ्योरी क्या है, इससे संबंधित भी आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। SOR थ्योरी स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म और रेस्पॉन्स थ्योरी भी अपन कह सकते हैं, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स, SOR थ्योरी।
ये एस ओ आर थ्योरी है किसकी है, ये वुडवर्थ की है, और इसको समर्थन करने वाले थे क्लार्क और हेल। एस ओ आर थ्योरी जो है वो क्या है, उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया सिद्धांत क्या है, यानी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्दीपक के प्रभावी होने से ही व्यक्ति अनुक्रिया नहीं करता है, या यूँ कह सकते कोई भी व्यक्ति अनुक्रिया कर रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ केवल उद्दीपक का प्रभावी होना ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति की आवश्यकता, उसकी अपन कह सकते इच्छा और अभिप्रेरणा का भी बड़ा योगदान है। ये बात किसने कही थी, वुडवर्थ ने, और इसको समर्थन करने वाले थे क्लार्क और हेल। तो ये था अपना एस ओ आर थ्योरी। एस आर थ्योरी में क्या डिफरेंस है, एस ओ आर थ्योरी में क्या डिफरेंस है, इसको भी आप अच्छे से चैनल पर जाकर अपना जो वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लें, क्योंकि हम सामान्यतः उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है वो थांडाई का अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ अलग हटकर जो मैटर है वो आपका क्लियर होना जरूरी है। ये चीज़ें आपको बेनिफिट होगा इनका। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसने विकास की प्रक्रिया में अधिगम को महत्वपूर्ण माना। बिल्कुल सरल प्रश्न है और वैसे समझ जाएगा वो इसको आसानी से कर सकता है। देखिए, किसने विकास की प्रक्रिया में अधिगम को महत्वपूर्ण माना, किसने विकास की प्रक्रिया में अधिगम को महत्वपूर्ण माना, तो यहाँ पे है इसका सही जो आंसर है क्या हो सकता है, इसका सही आंसर जो है वह है वुडवर्थ। विकास की प्रक्रिया में अधिगम को महत्वपूर्ण किसने माना है, वुडवर्थ ने। आपने वुडवर्थ की परिभाषा पढ़ी होगी, उसी का यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, या अपन कह सकते हैं उसको दूसरे अर्थ में लिख रखा है। वुडवर्थ की आपने पढ़ी होगी परिभाषा, क्या है वुडवर्थ की परिभाषा, सीखना विकास की प्रक्रिया, सीखना विकास की प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसकी है, शायद आपको याद आ गया होगा, ये परिभाषा वुडवर्थ की है। तो यही बात यहाँ पे किसने विकास की प्रक्रिया में अधिगम को महत्वपूर्ण माना, और यहाँ पे वही बात है सीखना विकास की प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया, ये परिभाषा किसकी है, वुडवर्थ की। चलिए अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता नहीं है, कौन सी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत किसका है, पावलोव का। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत है पावलोव का। इस सिद्धांत को तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब इस सिद्धांत की जो शैक्षिक उपयोगिता है वो कौन सी नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान रखना कौन सी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, ए भाषा का विकास, ब प्रत्यक्षीकरण क्षमता का विकास, स आदतों का निर्माण, और द है भय संबंधी रोगों का उपचार। तो देखिए इसमें कौन सी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत है, उसकी शैक्षिक उपयोगिता, यानी यहाँ पे 3 उसके जो शैक्षिक उपयोगिता है और 1 यहाँ पे उसकी शैक्षिक उपयोगिता नहीं है। तो कौन सी इसकी शैक्षिक उपयोगिता नहीं है, इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण क्षमता का विकास। यानी इसको जो छोड़कर बाकी जो 3 है, भाषा का विकास ये इसकी शैक्षिक उपयोगिता है, आदतों का निर्माण भी होता है और भय संबंधी रोगों का उपचार होता है। देखिए जो तीनों है, बालक में भाषा का विकास प्रारंभ में आप देखते हैं कि अनुबंधन के माध्यम से होता है। कोई भी वस्तु पड़ी है तो उस वस्तु के साथ वह उस भाषा का भी उपयोग करता है, या हम घर में कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए एप्पल है, तो हम उसको वस्तु उसके सामने होती है उस वक्त हम बोलते हैं ये एप्पल है। तो बालक क्या दोनों वस्तुओं के बीच में क्या है, अनुबंधन करते हुए या अपन कह सकते हैं साचरी करते हुए वह भाषा को सीखता है। आदतों का निर्माण भी कैसे होता है, अनुबंधन के माध्यम से। और आदतों के साथ भय संबंधी रोगों, जैसे मान लीजिए कोई बालक बेवजह किसी जानवर से डर रहा है तो अनुबंधन के माध्यम से उसके इस रोग का उपचार भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रत्यक्षीकरण क्षमता का विकास। आपको पता हो कि मैंने सामान्य रूप से मैं कई बार बात करता हूँ, ये जो संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं उसमें आता है हमारी चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण। क्या क्या है उसमें, चिंतन, स्मृति और प्रत्यक्षीकरण, अधिगम, ठीक है, अवधान, ये सब संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। बात करते हैं प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण क्या है, किसी भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति ऐसी होती है या हमारे सामने ऐसी समस्या होती है, जटिल समस्या, उस समस्या का हमको जब समाधान करना होता है तो ये एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी समस्या को अच्छे से
पूर्ण रूप से समग्र रूप से समझते हैं, और जब उसका समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करते हैं तभी उस समस्या का समाधान हो पाता है। तो यह एक क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। वह क्या है, संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। और यहाँ पे आपको यह भी बताया कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत ये व्यवहारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है या शास्त्रीयवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, और इसके अंतर्गत संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है उसको कम महत्व दिया गया है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सिद्धांत है, चाहे तो वो थार्नडाइक का हो, चाहे पावलोव हो, स्किनर हो, सभी में जो अभ्यास पर सबसे ज़्यादा बल दिया है। जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया या क्षमताओं में उस पर कम बल दिया या इन्होंने महत्व कम माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चे स्वयं अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पे जीन पियाजे, बाय वाइगोत्स्की, एरिक्सन, द स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा जीन पियाजे। बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं, यह कथन। इस कथन का क्या मायना है, अपन इसके जो क्या मायने हैं अपन कह सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। देखिए जीन पियाजे जो है, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत इन्होंने दिया था, और कंस्ट्रक्टिविस्ट अपन कह सकते हैं, एक तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे और ब्रूनर, ये सभी क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। तो निर्मितवादी इनको कह सकते हैं। तो इनकी जो अवधारणा थी जीन पियाजे, इन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण, यहाँ पे ज्ञान का निर्माण करता है या ज्ञान की जो रचना करता है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है, या अपन कह सकते हैं रचनावाद, निर्मितवाद है। तो बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण कैसे करता है? सब की विचारधारा अलग अलग थी। वाइगोत्स्की की यहाँ जो विचारधारा वो अलग है, जीन पियाजे की जो विचारधारा यहाँ पे अलग है, ब्रूनर की जो विचारधारा अलग है। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे की जो विचारधारा वो क्या थी, ज्ञान के निर्माण से संबंधित, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उन्होंने जो अंतःक्रियावादी विचारधारा प्रस्तुत की थी। और इस विचारधारा में उन्होंने कहा था कि बालक क्या है, वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से जैसे जैसे वह परिपक्व होता जाता है, वह वातावरण में अंतःक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करता जाता है। यानी उसको वातावरण अलग चीज़ है और सामाजिक वातावरण अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे समाज की जो भूमिका है इसको इन्होंने महत्व नहीं दिया था। इन्होंने किसको महत्व दिया था? सिर्फ और सिर्फ वातावरण को, सामाजिक वातावरण को महत्व दिया था वाइगोत्स्की ने। वातावरण को महत्व दिया था केवल यहाँ पे जीन पियाजे ने। उन्होंने कहा कि बालक को आप एक खुले वातावरण में छोड़ दीजिए, ठीक है, वह अपनी उम्र बढ़ेगी तो क्या है, स्वयं अपने अनुभवों से माध्यम से वह ज्ञान का निर्माण कर लेगा। क्या वस्तु सही है, क्या गलत है, वह स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर सीखेगा, किसी दूसरे के सिखाने से नहीं सीखेगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और बारीकी बात यहाँ पे, बच्चे दूसरों के सिखाने से नहीं सीखते, बच्चे स्वयं अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये किसका कथन है? जीन पियाजे का। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अंतिम अपना क्वेश्चन। अधिगम का वह वक्र जिसमें सीखने की जो गति है प्रारंभिक समय में क्या, प्रारंभिक समय में जो गति है धीमी एवं बाद में तेज हो जाती है। तो अधिगम का वह वक्र कौन सा है जिसमें सीखने की जो गति है प्रारंभिक समय में धीमी एवं बाद में तेज हो जाती है? तो वह वक्र कौन सा होगा? अपन बात करते हैं, यह जो वक्र होगा प्रारंभिक समय में सीखने की जो गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है, ठीक है। अपन कह सकते हैं ये अधिगम हो गया और इधर क्या हो गया, इसका जो समय हो गया। तो यहाँ सीखने की जो गति देखिए, अब प्रारंभ में क्या है, खास बढ़ नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है उसके सीखने की जो गति है वो क्या है, बढ़ रही है। तो यह वक्र कौन सा होगा? ए है आपके सामने उन्नतोदर वक्र, ब है नतोदर वक्र, स सरल रेखीय वक्र, द सीढ़ीदार वक्र। तो इसको अपन जो क्या कह सकते हैं, इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा नतोदर वक्र। कईयों का हो सकता है ये गलत हुआ हो, कईयों का हो सकता है ये सही हुआ हो, लेकिन ये इस प्रश्न पे कई स्टूडेंट्स का विवाद भी है इस पे। लेकिन इसका जो सही आंसर वास्तव में अगर ऑथेंटिक बात करें तो इसका सही आंसर होगा नतोदर वक्र। नतोदर वक्र को अपन क्या है, नतोदर जो वक्र है उसको कॉनकेव कर्व भी कह सकते हैं, और उन्नतोदर वक्र है उसको अपन कहते हैं कॉन्वेक्स। देखिए ये अपन को लगने में ऐसा हो सकता है कि उन्नतोदर ये उन्नति हो रही है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये ऋणात्मक है, ध्यान रखना है, ये ऋणात्मक है। और ये जो नतोदर है वो क्या है, धनात्मक वक्र है, ये धनात्मक है, ये उल्टा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, जो उन्नतोदर वक्र है वो ऋणात्मक वक्र है और जो नतोदर वक्र है वो धनात्मक है। उन्नतोदर यानी उन्नति से क्या है,
ऊंचाई से इस तरफ जो चलता है वो उन्नतोदर वक्र है, और ये इस रूप में चल रहा है, ठीक है, ऊंचाई की ओर, तो ये है उन्नतोदर वक्र। तो ये अपने आज की जो टेस्ट सीरीज थी, थर्ड टेस्ट सीरीज, वो कंप्लीट हो गई है। हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो गई है। तो आज की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको कैसी लगी, अपने जो विचार है ज़रूर